फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 31 दिसंबर 2023 यानी साल के अंतिम दिन के बातें बताएंगे। अगर आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखें तो एक्चुअल में जो संडे का दिन होता है और साल का अंतिम दिन है, ऐसे में हम दो ऐसे प्रमुख मुद्दों को चुने हैं जो कहीं ना कहीं एक तो बीते हुए साल में और अभी भी चर्चा में है और आगे भी रहेगा। वह है भारत और अमेरिका का संबंध 2023 में कैसा रहा। ठीक है, और इसको पीटीआई ने एक लेख लिखा था, 4-5 दिन पहले लिखा है, लेकिन फिर भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आप समझ रहे हैं जो जिस तरह का न्यूज़ है कि पूरे साल के बारे में लेखा जोखा है। दूसरा है जो हमारा पहला न्यूज़ है वह है कि बजट को लेके आप बजट अब सुनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आगे बजट सत्र आएगा और बजट सत्र के बाद ही जो है आपको बजट के बारे में चीज़ें सुननी शुरू हो जाएगी। ऐसे में हमारा जो पेपर है पेपर 3, उसमें गवर्नमेंट बजटिंग करके एक टॉपिक ही है पूरा। उसमें हम ये समझेंगे कि जो बजट है, जैसे बजट आता है, बजट पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक प्रश्न है कि ये बजट तैयार कैसे होता है, इसको कौन पेश करता है, कैसे तैयार होता है और इसका महत्व क्या है, इसका लाभ क्या है। ऐसे में आज हम अपने पहले टॉपिक में उसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बजट 2024 और इसे कैसे तैयार किया जाता है। देखिए, बजट जो होता है वो अगर देखा जाए तो कोई भी सरकार जो है अपने फाइनेंशियल ईयर के शुरू में जो है संसद के सामने या विधायिका के सामने अपने आय और व्यय का एक लेखा जोखा रखती है। ठीक है, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि बजट को बजट क्यों कहा गया, क्या कहा गया, लेकिन एक आय व्यय का लेखा जोखा रखती है, जिसमें प्राइमरी उद्देश्य ये होता है एक तो कि लोग जान जाएं कि सरकार की आय कितना है, व्यय कितना है, सरकार किन कौन कौन सी योजनाएं चलाएगी। लेकिन जो सबसे प्राइमरी उद्देश्य ये होता है, क्योंकि जो लोकतंत्र होता है उसमें जो है जनता मालिक होती है और जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा जो है सत्ता चलाती है। और जो लोकतंत्र का जो सिद्धांत जहाँ से जन्म लिया, जिसमें आप कह सकते हो कि समझौतावादी सिद्धांत है, उसमें यह है कि लोगों को प्रतिनिधित्व है तभी लोग से कर ले सकती है। यानी सरकार को जो भी पैसा आता है वो कहाँ से आता है, वो लोगों से कर के द्वारा आता है, या अगर उधार आदि भी लेती है तो सरकार वह भी कर के द्वारा ही पूरा किया जाता है। ऐसे में बजट पेश करने का जो सबसे मेन उद्देश्य होता है कि जनता के जो प्रतिनिधि लोग हैं, यानी जो विधायिका है, उनको उनकी अनुमति लेना और उनकी अनुमति से आय और व्यय करना, ये होता है मेन उद्देश्य। और जहाँ तक इसकी प्रक्रियाएं हैं तो भारत में जो है बजट जो है अमूमन पहले फरवरी के लास्ट में रखा जाता था संसद के पटल में, और वो भी मेन जो होता है हालांकि वह संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में रखा जाता है, जो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनके सदन में, उन्हीं की प्रमुख भूमिका भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे करंट में ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, फिर भी लोकसभा में किया जाता है। और 2016 तक फरवरी के अंत में अंतिम दिन जो है वित्त मंत्री जो है इसको पेश करती हैं। ठीक है, पेश करते हैं। जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं, ये जो 2024 का बजट होगा, ये 2016 के बाद से ही ये फरवरी के पहले फरवरी को, फर्स्ट फरवरी को पेश किया जाने लगा है। और जो चूँकि इस साल 2024 में चुनाव भी है, ऐसे में पूरा बजट न पेश करके इंटरिम बजट या 4 महीने के लिए जो है एक लेखानुदान पेश किया जाएगा। बाकी सरकार बनने के बाद जो अगला फुल बजट पेश किया जाएगा। तो ये जो 2024 का बजट फरवरी में पेश किया जाएगा एक अंतरिम बजट होगा। और अगर यही वित्त मंत्री रहती हैं, जो कि रहेंगे ही, तो ये उनका लगातार देखा जाए तो 6वां पेश कर रही होंगी। और ऐसे में आइए हम समझते हैं कि थोड़ा बजट में कैसे तैयार होता है, क्या होता है, ताकि आगे अब जो भी बजट हम सुनते रहें तो उसको समझ रहे हैं कि इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं चली होंगी, कैसे वहां तक पहुंचा गया है जो हमारे सामने 1 फरवरी को पेश किया जाएगा और उसका क्या महत्व है। ठीक है, आइए जरा सा परिचय में देखें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है 2019 के बाद से अपना ये लगातार 6ठा बजट पेश करने के लिए तैयार है, यानी अब वो 6ठा बजट उन्होंने
पेश करेंगी। और इस तरह से वो एक वित्त मंत्रियों की एक विशेष श्रेणी में आ गई। कौन सी श्रेणी? जो कि 5 बार से अधिक बार, यानी लगातार 5 बार जो है वो लोग जो है बजट पेश किए हैं। इसमें मोरारजी देसाई, मनमोहन सिंह जी, पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा, अरुण जेटली जैसे लोग हैं। अब इसमें ये भी शामिल हो जाएंगी जो लगातार छठा साल जो है अपना बजट पेश करेंगे। हालांकि ये अंतरिम बजट है, इंटरिम बजट है, लेखानुदान के रूप में है, लेकिन फिर भी ये एक महत्वपूर्ण है। एक आपके लिए, यूपीएससी के लिए तो नहीं, लेकिन जो स्टेट पीएससी उससी देते होंगे कि ये भी ये छठा बार इनको शामिल हो गई इसमें। ठीक है। जहाँ तक भारत में बजट है उसका जो निर्माण है, पेश तो करती हैं वित्त मंत्री जी, जो उसका निर्माण है उसका वो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। लेकिन उसका जो उसमें जो निर्माण है उसमें एक विभाग होता है, आर्थिक मामलों का विभाग, उसके द्वारा, और उसके आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव को ही वित्त सचिव भी कहा जाता है। और बाकी वित्त मंत्रालय में कई सचिव होते हैं, लेकिन जो आर्थिक मामलों का विभाग होता है, जो उसका सचिव होता है, उसी को ही आमतौर पे वित्त सचिव भी कहा जाता है। उसी के द्वारा जो है, उसी विभाग के द्वारा बजट तैयार किया जाता है। और भारत में जो बजट का तैयार होता है वो 5 चरणों में होता है। और आइए हम उन चरणों को एक एक करके देखें। ठीक है। भारत में बजट वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जो है किया जाता है, और उसमें भी 5 चरण होते हैं। और ये बजट निर्माण बजट भले 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसकी निर्माण की प्रक्रिया अक्टूबर में, यानी लगभग 6 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। यानी लगभग आप देखिए कि साल भर के लिए बजट आता है, और उसके मतलब जो बजट साल भर के लिए होता है उसके 6 महीने पहले से उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है अगले साल के लिए। ठीक है। तो ये देखा जाए तो लगभग साल भर की चलने वाली ही प्रक्रिया है, यानी अक्टूबर से शुरू होती है, फिर आगे चलती रहती है। यानी जो काम करने वाले लोग होते हैं वो लगे रहते हैं। इसमें जो पहला चरण होता है वह ये होता है कि जो वित्त मंत्रालय का जो उसमें विभाग है, वह सभी मंत्रालयों को परिपत्र या सर्कुलर जारी करता है। और मंत्रालय अपने नीचे के अधिकारियों को, अपने नीचे के जो क्षेत्रीय कार्यालय है या निचले स्तर के कार्यालय हैं, उनको एक परिपत्र भेजते हैं, जिसमें उन्हें ये बताना होता है कि अगले आने वाले सालों में उन्हें क्या क्या खर्चे की ज़रूरत है। उसके साथ ही उन्हें ये बताना पड़ता है कि इस साल उनके क्या खर्चे रहे हैं, इस साल उनको जो पैसा दिया गया है वो कितना रहा है, और इसी आधार पे अगले साल के लिए उनको खर्चे बताने पड़ते हैं। ठीक है। फिर जो नीचे के जो चीज़ें हैं, जो विभाग हैं, वो सारी चीज़ें मिलाते हैं, उनके तहत अपने डिमांड्स करते हैं, फिर वो ऊपर आते हैं। और उसके बाद जो है आता है आंकड़ों का संचयन और जांच पड़ताल। ये जांच पड़ताल 2 चरणों में होती है। पहले तो जो विभिन्न मंत्रालय है उनके लेवल पर ही जो आंकड़े आते हैं उनको जांच किया जाता है कि सही है गलत है। उसमें जो वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी भी होते हैं वो उनकी मदद करते हैं, यहाँ पे केंद्र में, राज्य में तो कैग करते हैं उनको तैयार करने के दौरान, तो वो उतना टेक्निकल नहीं जाते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें एकत्रित की जाती हैं, अनुमान लगाया जाता है पूरे मंत्रालय का, और फिर वो आपस में इसी दौरान फिर वो वित्त मंत्रालय के पास भी आता है। वित्त मंत्रालय भी उसमें कटौती आदि चीज़ें करता है। वो कहता है कि नहीं, ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, ये ज़्यादा है, क्योंकि पैसा बाकी सारे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय को छोड़ के बाकी सारे मंत्रालय पैसा खर्च करते हैं। कुछ एक को छोड़ के उसमें कुछ आय आती है, लेकिन ज़्यादातर मंत्रालय जो है पैसा खर्च करते हैं। और वित्त मंत्रालय को पैसा खर्च करने की अथॉरिटी भी है, लेकिन उसको मेन काम होता है कि पैसा आएगा भी कहाँ से, इसका भी प्रबंधन वित्त मंत्री को करना होता है। इसीलिए जो है आधुनिक व्यवस्था में वित्त मंत्रालय को भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो टॉप 5 मंत्रालय है उसमें हमारा वित्त मंत्री भी शामिल होता है, जिसको कहते हैं नेशनल कमेटी ऑन सिक्योरिटी। ठीक है। तो ऐसे में अब वित्त मंत्रालय और विभिन्न मंत्रालयों में लेकर अगर कोई दिक्कत होती है तो जो प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल, मेनली प्रधानमंत्री के स्तर पर बात जाती है, जो प्रधानमंत्री कह देते हैं उसको फिर अंतिम मान लिया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही देखा जाए तो पूरे मंत्रिमंडल के अध्यक्ष हैं। ऐसे में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जांच पड़ताल हो जाता है। अब इसके बाद जो होता है कि बजट की रचना की जाती है, उसमें बजट को तैयार किया जाता है, सारा चीज़ कैसे कैसे क्या हुआ बनाया जाता है। ठीक है। और जब ये बजट देखिए,
ऐसे मामलों में जहां संसाधन आवंटन के संबंध में विवाद है, वित्त मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री से परामर्श मांगता है, जिनका निर्णय अंतिम माना जाता है। अब सबका बजट बन गया कि कहां कहां खर्च करना है, ये तो तय हो गया। अब समस्या ये है कि अब अगला चरण ये होता है कि कहां कहां से पैसा आएगा। तो जो पैसा मेन केंद्र सरकार का आता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जो टैक्स रेवेन्यू आते हैं, और भी विनिवेश और मंत्रालय से या कुछ मंत्रालयों की कमाई भी होती है, वो छोड़ दिया जाए। तो जो मेन है वह जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी राजस्व एक विभाग होता है वित्त मंत्रालय का, उसमें भी तो उससे फिर बातचीत की जाती है कि हाँ भाई बताओ पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, तुम में कहाँ से, तब फिर वहाँ से आय का आंकड़ा यहाँ से वित्त मंत्रालय जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क जो भी है, इससे आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाले अनुमानित राजस्व पर एक रिपोर्ट तैयार करता है। अब ये आय भी पता चल गया, सब कुछ हो गया, इसके बाद देखा जाता है कि और कितनी कमी रह गई, तो उसके लेकर फिर ऋण आदि और सारी चीजें तय की जाती है। इसी दौरान जैसे ये जो बजट की रचना के दौरान ही वित्त मंत्री बजट पूर्व कई सारी बैठकें करते हैं। आप लोग सुने होगा कि बजट पूर्व बैठकें होती हैं, उसमें से जैसे जो अर्थव्यवस्था के बहुत सारे जो कह सकते हो स्टेक होल्डर हैं, जैसे कि कृषि सेक्टर के, इंडस्ट्री के, उपभोक्ता के, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन कृषि और इंडस्ट्री ये तो महत्वपूर्ण होते ही है। इसमें जो है जैसे देखिए, एक कुशल बजट के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के हितधारकों, किसानों, छोटे व्यवसायों और बड़े व्यवसायों के साथ बजट पूर्व चर्चा किया जाता है, ताकि उनकी मांगों को फिर समझा जा सके। उनकी मांग, उनकी कोई विशेष चीज़ें, उनकी कोई योजना या कुछ और कर छूट और इस तरह की चीज़ें चाहते हैं, तो इस दौरान कर लिया जाता है और ये बजट की रचना तैयार हो जाती है। अब बजट की रचना अभी हो रही होगी, तैयार हो रही होगी। उसके बाद जो है एक होता है बजट की छपाई और हलवा समारोह। हलवा समारोह ये होता है, देखिए बजट जब तक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है तब तक वो गोपनीय दस्तावेज होता है। वो एक प्रिविलेज होता है जब तक लोकसभा में नहीं प्रस्तुत कर दिया जाए, और लोकसभा में प्रस्तुत भी किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के बिहाफ पे वित्त मंत्री करते हैं, तब तक वो गोपनीय रहता है। ऐसे में कहीं बाहर वो चीज़ें लीक न होने पाए, उसको लेके बड़ा गोपनीयता बरता जाता है। तो जब बजट की अंतिम छपाई या तैयारी होती है तो उस दौरान जो वित्त मंत्रालय यानी जो लोग जो है बजट के निर्माण से जुड़े हुए होते हैं, तो वित्त मंत्रालय में ही एक छपाई प्रिंटिंग मशीन होती है, जो व्यवस्था होती, उन्हीं में वो पूरे बंद हो जाते हैं। फिर वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं जब तक कि बजट को वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश नहीं कर दिया जाता है। तब तक वो जो उसमें काम करने वाले या छपाई करने वाले जो अंतिम रूप देते हैं, वो फिर घर तभी जाते हैं, तब तक वहाँ पे वो रहते हैं। उस दौरान हलवा हलवा भी बनता है और देखा जाता है कि जो है कहीं न कहीं इस प्रक्रिया को जो है गोपनीयता बनी रहे। उसके बाद आता है अंतिम चरण, जो कह सकते हो जिसको हम आप जानते हैं। ये बाकी के 4 चरण ज़्यादातर जो हम पढ़ते हैं बजटिंग, उनको पता होगा, आज के बाद आपको भी पता चल गया होगा, अन्यथा बहुत कम लोगों को पता होता है कि बजट कैसे बनता है। जो बजट पेश होता है, यानी बजट की विधायिका में या संसद में प्रस्तुति, यह जो है वित्त मंत्री द्वारा या जो इसके पास वित्त मंत्री का प्रभार होता है उसके द्वारा पहले तो फरवरी के अंतिम दिन किया जाता था। 2016 के बाद से जो है इसको लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया जाता है। उसमें संक्षिप्त में बजट भाषण होता है। बजट भाषण के साथ वित्त मंत्री जो है वो बजट प्रस्तुत करती हैं, उस पर चर्चा होता है। फिर इसके बाद जो है प्रस्तुत के बाद बजट की संसद के दोनों सदनों में जांच और बहस होती है। मेनली जो होती है वो लोकसभा में होती है, और एक बार जब इसे दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाती है तो बजट को आधिकारिक समर्थन के साथ ही राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। चूंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही भेजा जाता है, इसलिए राष्ट्रपति बजट में कोई रोक वोक नहीं करता है और इसके बाद वो बजट का क्रियान्वयन हो जाता है। यानी जैसे ही लोकसभा से पास होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर सहमति देते ही हैं, क्योंकि उन्हीं के ही सहमति से ये चीज़ें लाई जाती है। देखिए बजट इतना महत्वपूर्ण है कि अगर बजट पास न हो लोकसभा में, राज्यसभा की बात नहीं की जाती, राज्यसभा में तो वो मनी बिल होता है, ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर लोकसभा में बजट पास न हो या कोई कटौती प्रस्ताव पास हो जाए
तो जो उस समय की सरकार रहती है उसे इस्तीफा देना पड़ता है, उसे वो सरकार गिर जाती है। ये बताता है कि बजट का कितना महत्व है। ठीक है, अब प्रश्न है, ये प्रक्रिया उक्रिया तो देख लिए, इसमें बजट निर्माण क्यों जरूरी है। जैसे कि हम पहले शुरुआत में ही बता दिए थे कि बजट के जरिए जो है, जो हमारे अपने प्रतिनिधि हैं, उनके जरिए आम जनता अपने जो सरकार है उस पर नियंत्रण रखती है। क्योंकि जो भी सरकार खर्च करती है, जो भी पैसा आता है, देखा ना, रुपया आता है रुपया जाता है, ये दोनों स्थिति में वो सब कुछ आपके जेब से ही आता है और आपके जेब में ही जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो आज हम फ्री बाइसेस या सरकार से सारा चीज फ्री करते हैं, वो किसी न किसी रूप में चाहे हमें चुकाना हो या ऋण के रूप में हमारी अगली आने वाली पीढ़ी को चुकाना हो, चुकाना तो आम लोगों को ही पड़ता है, क्योंकि सरकार आपके ही बनी होती है, आपसे ही कर लेके सरकार करेगी। और सरकार क्या करेगी? ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो मेन चीज है कि कहीं ना कहीं ये जो बजट है, यह राजनीतिक दल जो बनते हैं उसमें सबसे प्रमुख है कि वो उसको क्या करती है, हमारे जो सरकार हैं उनको फाइनेंशियली रूप से यानी वित्तीय रूप से उत्तरदायी ठहराने का सबसे प्रमुख कारण है। और अगर बजट का कोई भी कटौती प्रस्ताव या बजट जो सरकार पेश की है अगर वो पास नहीं होता है तो सरकारों को इस्तीफा देना होता है। दूसरा जो महत्व है कि जो सरकार बनाते हैं उनका काम होता है कि वो समाज में राजनीति अर्थव्यवस्था के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, और जो सरकारें होती हैं उनका उद्देश्य, उनका काम होता है कि वो देश की समृद्धि, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक छवि के साथ जो संसाधनों की बुनियादी संसाधन है उनका बुद्धिमानी से आवंटन करना हो। यानी सरकारों को क्या करना होता है कि जो जरूरतें हैं उनको, उनके आधार पे जो अपने रिसोर्स हैं उनको बुद्धिमानी से खर्च करना होता है। उसके लिए ये बजट जरूरी होता है और इसके जरिए सरकारें कई सारे वंचित वर्गों का उत्थान भी करती है, वित्तीय समावेशन भी सुनिश्चित करती है, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करती है, रक्षा क्षमताओं को मजबूत करती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है। आप देख लीजिएगा बजट में ये सारी चीज़ें होती हैं। कई सारे जो कमज़ोर वर्गों के लिए योजनाएं आती हैं, किसी विशेष क्षेत्र के लिए जो है विकास कार्य चल रहे होते हैं, जो कमजोर राज्य है या विशेष श्रेणी के राज्य है उनके लिए बहुत सारे सरकार की योजनाएं होती हैं, उनमें छूट होती है, और जबकि बहुत सारे राज्यों में नहीं होती है, क्योंकि कई सारे राज्य आर्थिक दृष्टि से उनके यहाँ टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा आता है जबकि कुछ के यहाँ कम होता है। कई सारे दक्षिण के राज्य कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है आयकर या इस तरह का चीज़ें ज़्यादा होती है जबकि हमें केंद्र सरकार की योजनाओं के अनुसार कम पैसा मिलता है। तो ये असंतुलन देखा, लेकिन ये जरूरत क्यों होता है? क्योंकि पूरा देश एक होता है और पूरे देश का समावेशी विकास करना जो केंद्र सरकार है उसका जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ये सारा काम किसके जरिए होता है? बजट के रूप में होता है। तो बजट के महत्व को समझें तो सबसे पहले है कि ये कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का साधन होता है। विधायी मंजूरी के बिना कार्यपालिका द्वारा कोई भी पैसा खर्च नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जनता का सरकारों से समझौता है कि हमारे प्रतिनिधित्व के आधार पर ही हम आपको कर देंगे, और हमारे प्रतिनिधि यानी जो सांसद विधायिका है यानी जो डायरेक्ट चुनी हुई प्रतिनिधि है, जब तक वो बजट को पास नहीं कर सकते सरकार 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती है। ठीक है, ये इसमें नियंत्रण करता है। दूसरा है संसाधनों का उचित आवंटन, यानी जिन जिन जगहों पे जैसे जैसे उसको खर्च करना है, इसको कहाँ कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, उसका प्रावधान सब बजट के जरिए ही होता है। और इसका जो है धन समाज के सबसे कमजोर से कमजोर वर्गों तक पहुंचने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, अगला है आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। सरकार बजट के जरिए अपने कह सकते हो किसी विशेष क्षेत्र के लिए योजनाएं ला सकती है। कर में इस तरह की प्रावधान कर सकती है कि कुछ क्षेत्र को जैसे PLI स्कीम ला दिया, या कोई प्रोडक्शन जो कराओ तो उसको कर छूट दे दिया जाएगा, निर्यात उन्मुख जो चीज़ों को छूट दिया जाएगा, किसी विशेष क्षेत्र के लिए कोई परियोजना ला दिया जाएगा, कोई रेलवे बन जाएगी, कोई सड़क। ये सारी चीज़ें क्या करती है? आर्थिक विकास को सुनिश्चित करती है। साथ ही में इससे क्या हो जाएगा? व्यवसाय और व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, और कहीं न कहीं सरकार का काम है आर्थिक असमानता को कम करना।
जो लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य है उसका काम है कि आर्थिक असमानता को कम करना। जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन होता है उससे जो सरकार कर पाती है उसका इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करे कि सभी यानी जो सभी को लाभ मिले। उसके लिए जरूरी है कि जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग हैं उनको भी उसका लाभ मिल सके, यानी विकास का लाभ सबको मिले। ये बजट के द्वारा सरकारों का उद्देश्य होता है। देखिए, बजट के माध्यम से सरकार समाज के वंचित वर्गों के लिए सार्वजनिक और आर्थिक कल्याण की नीतियां पेश करके इस मुद्दे का समाधान करती है और इसके सरकार का लक्ष्य एक अधिक न्याय संगत और समावेशी अर्थव्यवस्था या राज्य व्यवस्था या व्यवस्था बनाना होता है। ऐसे में देख लीजिए तो कहीं ना कहीं बजट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, अगला जो हमारा है वो ये है कि भारत अमेरिका का संबंध। देखिए, ये राष्ट्रपति आए थे G20 में, हमारे प्रधानमंत्री दोनों लोग जो है काफ़ी उससे मिले थे और कहीं ना कहीं ये वर्ष की शुरुआत से लेके और कह सकते हो कि अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक, यानी G20 के होने तक, या कह सकते हो कनाडा वाला जो मामला नहीं आया था जो है निज्जर वाला, तब तक भारत अमेरिका का संबंध ऐसा था। और अभी जून में जो प्रधानमंत्री की जो है स्टेट विजिट हुई थी अमेरिका में, तो अमेरिका और भारत के बीच जो समझौता हुआ था, रणनीतिक समझौता, उसमें भी ये कहा गया था कि भारत अमेरिका का संबंध आकाश यानी स्पेस, अंतरिक्ष से लेके समुद्र के सतह तक है, यानी इतने व्यापक पैमाने को कवर करते हुए है। और दोनों देश एक दूसरे के पार्टनर हैं, भागीदार हैं, एक दूसरे के सहयोगी नहीं, भागीदार हैं और बराबर के भागीदार हैं। ये सारी चीजें हुई, लेकिन साल के अंत के दौरान पहले तो कनाडा का निज्जर वाला मामला आया, उस पर भारत का जो है, फिर बाद में अमेरिका में पन्नू का मामला आया। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं। उसी दौरान जो है जब कनाडा और इस तरह का मामला चल रहा था, और उसके पहले ही जो है कैलिफोर्निया में जो है भारत के जो वाणिज्यिक दूतावास है उस पर हमले होते हैं। और कह सकते हो कि कई सारे अभी हाल में देखा गया है कि मंदिरों पर हमले हुए हैं। वहाँ पे स्वामीनारायण ट्रस्ट मंदिर में भारत के लगातार कहने के बावजूद भी अमेरिकी न्याय व्यवस्था उसको लेके कुछ नहीं कर पा रही है, उन लोगों को नहीं ढूंढ पा रही है। लेकिन उसको ये पता चल जा रहा है कि भारत ने ये करवाया, जो कहीं ना कहीं ये भारत के लेकर एक भारत में इसको भारत और अमेरिका के लेकर एक जो संदेह का बादल जो है अंतिम बन रहा है। इसलिए जो पीटीआई ने लिखा कि भारत अमेरिका का संबंध वर्ष 2013 में 3 कदम आगे चले हैं और 1 कदम पीछे चले हैं। आइए हम इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, मुद्दा क्या है अगर समझें तो भारत और अमेरिका संबंध 2023 में कई मानों में ऐतिहासिक साबित हुआ। कैसे? क्योंकि एक ऐसा वर्ष जब है भविष्य उन्मुख पहल शुरू की गई और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक दुर्लभ राजकीय यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेजबानी की। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा, एक तरह से देखा जाए किसी भी देश के लिए एक सम्मान है कि एक जो भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, इसमें कोई शक नहीं है, उसका आपका प्रधानमंत्री उसका स्टेट गेस्ट हो रहा है। और उस दौरान बहुत सारी चीज़ें की गई। साथ ही साथ भारत की जो भारत का जो G20 की अध्यक्षता थी, उस G20 शिखर सम्मेलन में उसकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका ने बहुत प्रयास किया और कई सारे पहलू को, यूक्रेन आदि मुद्दे को जो है उसको दूर किया, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना था कि भारत की सफलता अमेरिका की सफलता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अच्छी ही थी, सब बढ़िया था। लेकिन अंतिम आते आते जो है अक्टूबर के आते आते जो पन्नू या जो खालिस्तानी आतंकवादियों का जो वहाँ पे हमला करना या उस तरह से जो है अभी मंदिर पे हमला करना या पन्नू के मामलों को लेकर उछालना, ये कुछ हालांकि पॉलिटिकली स्तर पे नहीं कहा गया है, लेकिन ये जो वहाँ के एक डोजियर के आधार पे और एक न्यायपालिका, ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं भारत अमेरिका के संबंधों में कहीं कुछ मिसिंग है या कहीं कुछ गड़बड़ रह गई है। तो इसी को देखते हैं। आइए कुछ सकारात्मक पहलुओं को पहले देख लेते हैं, है ना। भारत अमेरिका के मध्य जो कुछ सकारात्मक पहलू हैं, जो कुछ एक कह सकते हो कि क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी पहल की गई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है और दोनों देश इसके तहत जो है कह सकते हो कि जो महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी है और या जो आगे आने वाले समय में जो प्रौद्योगिकी है उसको लेकर कई सारे समझौते किए हैं, जिसमें
GE का जो है हमारे फाइटर प्लेन के लिए इंजन देने की बात हो, या रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात हो, या बहुत सारी ऐसी प्रौद्योगिकी के लिए बात की गई है। ये एक कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए जो है क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजिकल पहल एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी रहा। इसने रणनीतिक सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग के तहत अहम माना जा रहा है। ये पहला जो इसमें कहा जा सकता है। दूसरा जो है, द्विपक्षीय व्यापार एक नए रिकॉर्ड पे है। वर्तमान में अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ट्रेड पार्टनर है, और निश्चित रूप से ये रिकॉर्ड भागीदारी 2023 के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और भारत ने कई सारे अमेरिकी कंपनियों के जो यहाँ पे विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित हो रही है, और भारत के ने अपनी नीतियों में भी कई सारी ऐसी चीज़ की है कि अमेरिका के लिए यहाँ पे निवेश का माहौल बने। साथ ही जेट इंजन निर्माण के सौदे की अभूतपूर्व मंजूरी, जो इसके पहले अमेरिका ने किसी के लिए नहीं किया था, हालांकि उसको लेकर अभी कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन ये भी एक बात है कि इन प्रिंसिपल रूप से ही उसको मंजूरी दे देना, ये भी बड़ी भारी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है। साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका की राजकीय यात्रा, ये किसी भी देश के कह सकते हो जून में होने वाला एक महत्वपूर्ण है। उसके कुछ दिन बाद जो है G20 के लिए जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का आना, और उसमें जो है G20 के सफल समायोजन के लिए जो है अमेरिका के अधिकारियों को, यानी वहाँ का जो विदेश मंत्रालय है या जहाँ वहाँ का जो NSA है, उन लोगों ने इतना मेहनत किया है। ये घोषित है कि अमेरिका चाहता था कि किसी भी हाल पे भारत के G20 को सफल बनाया जाए। और कहीं ना कहीं यूरोप में खासतौर से यूक्रेन चाहता था कि यूक्रेन का नाम उसमें शामिल हो, और रूस नहीं चाहता था कि उसका नाम और यूक्रेन का नाम उसमें शामिल हो। तो कुल मिला के ऐसा किया गया कि यूक्रेन का युद्ध की बात कही गई, लेकिन रूस का नाम नहीं शामिल होने से दोनों पक्ष, यानी जो दो ध्रुव बटा हुआ था, एक रूस और चीन का, दूसरा जो है अमेरिका और यूरोप का, उसको मैनेज करने में अमेरिका ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वाणिज्यिक विमान खरीदना ये सब बोइंग का हुआ ही है, वो सारी चीज़ें तो है ही है, देख लीजिएगा। लेकिन दोनों देशों ने इतिहास की झिझक पर काबू पा लिया। ऐसा माना जाने लगा कि अब जो दोनों देश हैं, वो जो इतिहास में एक दूसरे की झिझक है, वो सारी चीज़ें हैं, उससे काबू पा लिए हैं। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन की नहीं थी। कह सकते हो कि यानी वो काबू पा लिया था। क्यों? क्योंकि I2U2 हुआ था, इजराइल अमेरिका, इजराइल इंडिया अमेरिका UAE, या क्वाड हुआ था। ये सारी पहलू आप लोग पढ़े होंगे। वो लग रहा था कि अब जो है इंडो पैसिफिक और इस तरह के क्षेत्र में भारत और अमेरिका एक जो है, एक कह सकते हो कि एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी कमी दिखी। कमी क्यों दिखी? कि पहला तो ये हुआ कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारत सरकार और वैंकूवर में खालिस्तान समर्थन अलगाववादी की हत्या के बीच संभावित संबंध के बारे में आरोप लगाए। ये चीज़ें चल ही रही थी। इसका तो जब भारत जिस तरह से जवाब देना था, चूंकि ये पॉलिटिकली कहा गया था, तो निश्चित रूप से इसका जवाब डिप्लोमेटिक देना ही था। अमेरिका ने एक बैक चैनल, एक न्यायिक डोजियर के रूप में उसमें एक कह सकते हो संघीय अदालत में एक अभियोग दायर किया गया, और उसमें एक भारतीय आदमी का नाम लेकर यह बताया गया कि भारत का कोई अधिकारी, उसका नाम नहीं बताया गया है, और जो अधिकारी का नाम लिया, जो व्यक्ति का नाम लिया गया है, वो चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार है। उसके द्वारा वो अधिकारी पन्नू को जो है भारत अमेरिका में मरवाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेके भारत कहा है कि हम उस पर जांच करेंगे। लेकिन भारत को लेके जो नाखुश है वो ये है कि वो अलगाववादी के लिए तो आप कह रहे हो, और उसके पहले ही वहाँ हमारे वाणिज्यिक दूतावास पे हमला होता है, वहाँ के मंदिरों पर हमला होता है, वो भारत के संसद में हमला करने की बात करता है। उसका आप जो है वहाँ पे राजनीतिक स्वतंत्रता और इस तरह के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इस तरह के मामलों पर, और वहाँ पे न उनका फेडरल कोर्ट दिखाई देता है, न फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो देखता है, कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। देखिए, जहाँ तक जो ये तो रहा सामने, अगर इसको थोड़ा समझें तो इसमें मेन जो वजह है ना, वो ये है कि अमेरिका में एक जो है एक परंपरागत व्यवस्था है, उसमें एक लॉबी है। वो लॉबी हमेशा से वो एक डोमिनेंट चाहती है,
और वो चाहती है कि उसके पिछलग्गू होके कोई जो उसका सहयोगी हो उसके पिछलग्गू होके चले, और अमूमन चलते ही रहे हैं, यहां तक कि चीन भी चलता रहा है 2012 तक, 12-13 तक। ठीक है, जब तक कि शी जिनपिंग और चाइना राइज नहीं हो गया है तब तक वो उसी तरह के बिहेव करते रहे हैं। ठीक है, लेकिन भारत को लेके, हालांकि वहां पे कुछ लोग जो नई पीढ़ी है वो जान रही है कि भारत ऐसा नहीं है, भारत कभी किसी का पिछलग्गू नहीं रहा है, वो अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखता है। लेकिन भारत पे दबाव बनाने को लेकर और भारत को अपने पीछे चलाने को लेके ये कुछ इस तरह की चीजें लिवरेज के रूप में इस्तेमाल अमेरिका की कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ वहाँ की जो एस्टेब्लिश्ड है जिसको डीप स्टेट कहते हैं, वो इस तरह की चीज़ें कर रहा है, ख़ास तौर से वहाँ का स्टेट डिपार्टमेंट। जबकि रक्षा मंत्रालय वहाँ का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वह भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में सहयोग चाहता है। और कहीं ना कहीं जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनकी स्वास्थ्य की अवस्था या जो भी उसको लेकर, जब वो कहते हैं ना, जब आपका टॉप लीडरशिप थोड़ा सा नेतृत्व करने में सक्षम नहीं होता है तो नीचे के लोग एक दूसरे के साथ जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। इसको लेकर उसके नीतियों में समस्या आती रही है। हालांकि भारत, अभी आपको पता ही है कि विदेश मंत्री जी की यात्रा ही पूरी हुई है, उसमें आपको याद होगा कि रूस के राष्ट्रपति जब मिलने गए थे हमारे विदेश मंत्री, तो 5 मिनट का वीडियो क्लिप जारी किया गया जिसमें विदेश मंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगले साल वहाँ की यात्रा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग चल ही रहा है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि 2024 में, चूंकि भारत में भी चुनाव है, वहाँ भी चुनाव है, चुनाव तक तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि बेहतरी होगा, क्योंकि दोनों देश अगर आपस में सहयोग करें तो वो बहुत कुछ पाने के लिए है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत उनका वो है, लेकिन भारत जैसे कर रहा है वो अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखा है, स्वतंत्र ही रखेगा। अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि भारत अलग देश है, वह उसके पिछलग्गू देश कभी नहीं रहा। वो पिछलग्गू तो तब नहीं रहा है जबकि वो तुरंत का तुरंत आज़ाद हुआ था। आज तो वो दुनिया का एक तरह से ग्लोबल साउथ को भारत उसकी आवाज़ मानता है, उसका मित्र मानता है, उसका सहयोगी मानता है। ऐसे में भारत को लेके जो वहाँ पे दोहरी नेचर है वो अब अगले चुनाव के बाद दिखता है या वो स्वतः से बदल देते हैं, उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, नमस्कार।